प्राची दौड़ती सी जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो ट्रेन चलने को तैयार थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे जो डब्बा सामने आया उसी में वो घुस गई। प्राची को अभी तक ट्रेन यात्रा करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। भीड़ को देखते ही उसके होश उड़ गई। आपको कहाँ जाना है? एक काले कोट वाले व्यक्ति ने उससे पूछा, जो रेलवे का टीटी था, और प्राची को घबराए देखकर उतरते उतरते रुक गया। उसे देखकर प्राची बुरी तरह घबरा गई। रात का समय उसे डर लगा कि बिना टिकट के अपराध में यह उसे पुलिस के हाथों ना सौंप दे। बेटी, यह जनरल बोगी है, इसमें तुम क्यों चढ़ गई? टीटी ने सहानुभूति से कहा। तो प्राची बोली, समय नहीं था अंकल जी, जाना जरूरी था, तो मैं बिना सोचे समझे ही यह डब्बा सामने था सो चढ़ गई। अच्छा, अब समझा, इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो? इंटरव्यू? प्राची को लगा कि ये शब्द इस समय उसके लिए डूबते को तिनके का सहारे के समान है। उसने कहा, अंकल जी, जाना जरूरी था, गाड़ी ना छूट जाए, इसीलिए जल्दी से चढ़ गई। गाड़ी छूटने में अभी 10 मिनट का समय है बेटा, टीटी ने नीचे उतरते हुए कहा। तो प्राची ने भी उसके साथ नीचे उतरकर एक लंबी सांस ली। तभी टीटी ने फिर से कहा, रिजर्वेशन है बेटा। रिजर्वेशन का नाम सुनकर प्राची घबरा गई। ये कैसे कराया जाता है, उसे यही नहीं पता तो क्या बताए, क्योंकि पहले कभी ट्रेन का सफ़र किया ही नहीं। छुट्टी होते ही मम्मी पापा गाड़ी लेकर आते और उसे ले जाते, लेकिन पिछले 12 साल से उसकी मम्मी का आना बंद हो गया, क्योंकि मम्मी पापा दोनों डिवोर्स लेकर अलग हो गई और कोर्ट में आर्थिक सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए उसकी कस्टडी पापा को सौंप दी। वैसे मम्मी ने भी उसको साथ रखने का कोई आग्रह नहीं किया। मम्मी के भेजे ग्रीटिंग कार्ड सेवा पत्रों से ही उसे पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब 12 साल से उसका जीवन एकदम हॉस्टल का होकर रह गया, क्योंकि गर्मी की लंबी छुट्टियों में स्कूल की ओर से कैंप की व्यवस्था की जाती, इसलिए वो वहीं चली जाती। उसे अच्छा भी लगता। उसके पिताजी 1-2 महीने में आकर उससे मिल जाते, पर माँ नहीं। माँ के अलग होने के बाद घर का आकर्षण भी नहीं रहा, तो कोई परेशानी भी नहीं हुई, पर इस बार कुछ अलग सा हो गया। क्या हुआ मैडम, रिजर्वेशन नहीं है क्या? ये सुनते ही प्राची अपने ख्यालों से जागी। जी अंकल जी, इतनी जल्दी थी कि रिजर्वेशन करवा ही नहीं पाई। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन जनरल बोगी में तुम नहीं जा पाओगी। सेकंड एसी में 2-3 सीट खाली हैं, चलो वहाँ तुमको सीट दे देता हूँ। साफ सुथरे, ठंडा और भीड़ से दूर डब्बे में आकर प्राची ने चैन की सांस ली और सोचने लगी कि कौन कहता है संसार में स्वास्थ्य सेवा, परोपकार, दया, सहानुभूति समाप्त हो गई है। भले ही कम हो गई है, पर इन अच्छी भावनाओं ने अभी भी दम नहीं तोड़ा है, और इसलिए आज भी प्रकृति हरी भरी है। यदि सभी स्वार्थी चालक और गंदे सोच के लोग होते तो धरती पर एक खूबसूरत संसार समाप्त हो जाता। यह सोचते हुए प्राची ने कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन खुश हो गई कि इस बार अपने आप घर जाकर पापा को सरप्राइज़ देगी, और पापा भी ये देखकर खुश होंगे कि बेटी बड़ी और समझदार हो गई है, अब अकेले भी आ जा सकती है, और फिर पापा भी तो अकेले हैं, इसलिए इस बार घर जाकर उनकी खूब सेवा करूंगी, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी, उनको लेकर घूमने जाऊंगी। यह सब सोचते हुए प्राची जब घर पहुंची तो रात के 10 बज गए थे। उसने घंटी बजाई और मन ही मन खुश हो गई कि पापा अचानक उसे सामने देखकर खुशी से उछल पड़ेंगे। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में अभी 1 महीना पड़ा है, तब तक मस्ती ही मस्ती करेगी, वो सोच ही रही थी कि तभी दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा उसके पिताजी ने ही खोला था। उसने सोचा था कि पापा उसे देखते ही खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें सहमा हुआ देखकर प्राची परेशान हो गई। तुम अचानक कैसे आ गई? पिताजी ने पूछा तो उनकी प्रतिक्रिया से उसे झटका सा लगा। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था उसके पिताजी का। तो इस तरह अचानक क्यों चली आई? प्राची को लगा मानो उसके पापा अंदर ही अंदर
उसके आने से दुखी हो रहे हों। उसने चौंक कर अपना मुंह उठाया और पिताजी को देखा तो वो किसी उलझन में लगे। तो क्या पापा मेरे आने से नाराज हो गए? पर क्यों? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ सोचते हुए उसने पिताजी से कहा, पिताजी, हॉस्टल बंद हो गया, सारी लड़कियां अपने अपने घरों को चली गई, मैं अकेली वहाँ कैसे रहती? कैंटीन भी बंद थी, खाती भी क्या? वो तुम्हारा कैंप था ना, पैसे तो जमा कर आया था। पिताजी ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो प्राची बोली, इस बार कैंप रद्द हो गया है। जहाँ जाना था वहाँ नक्सलवादी उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर अपनी सहेली के घर जा सकती थी। कई बार पहले भी तो गई हो, पिताजी ने कहा। तो प्राची बोली, हाँ पिताजी, लेकिन इस बार वो पहले ही अपने घर चली गई थी। उसके पापा ने अभी तक उसे अंदर आने को नहीं कहा था। बैग लेकर प्राची दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। वो खुद ही बैग घसीट कर अंदर चली आई। उसे आज पापा का व्यवहार बड़ा रहस्य लग रहा था। बेटी, यहाँ आने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेती। ये सुनते ही प्राची ने आश्चर्य के साथ अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है पिताजी, खुश होने की जगह आप नाराज लग रहे हैं। जब मुझे अपने ही घर आना था तो फ़ोन करके आपको क्यों बताती? आपकी बात मैं समझ नहीं पा रही। क्या मेरे आने से आप खुश नहीं हैं? तो उसके पिता असहाय से बोल उठे, ना ना, खुश हूँ बेटा, लेकिन अगर मैं बाहर होता तो तुम क्या करती, इसलिए फ़ोन की बात कही थी। दरवाज़ा बंद करते हुए पिताजी ने कहा और अंदर आ गई। तो प्राची उनके गले से लगकर बोली, अब मैं रोज़ अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी पिताजी। उसका इतना कहना हुआ कि तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, क्यों जी, खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? फिर मोनू सो जाएगा। यह कहते हुए उस औरत ने पर्दा हटाकर बाहर की ओर देखा। तो प्राची के पिता जल्दी से प्राची को पीछे हटाकर अलग खड़े हो गए और उस औरत से बोले, शिवानी, ये मेरी बेटी प्राची है। बेटी, और इतनी बड़ी, पर तुमने तो कभी इस बेटी के बारे में मुझे नहीं बताया, उस औरत ने कहा। तो प्राची के पिताजी हकलाते हुए बोले, बताता, पर मुझे मौका ही नहीं मिला शिवानी। ये हॉस्टल में रहती है, इस साल बीएससी की परीक्षा दी है। पिताजी का इतना कहना हुआ कि उस औरत ने उनकी बात काटते हुए कहा, तो क्या अब इसे अपने साथ रहने को बुला लिया? उस औरत के शब्दों में नफरत साफ झलक रही थी। नहीं नहीं, ये यहाँ कैसे रहेगी? पिताजी के चेहरे पर डर घबराहट देख प्राची को उन पर दया आ गई। अब तक वो अपने पिताजी को बहुत बहादुर समझा करती थी, पर शिवानी नाम की इस औरत के सामने अपने पिता को डरते देख प्राची को अंदर से भारी तकलीफ हो रही थी। उसने अपना बैग उठाया और शिवानी की तरफ बढ़कर बोली, सुनिए, मैं इनकी बेटी प्राची हूँ। पापा ने मुझे साथ रहने के लिए नहीं बुलाया, छुट्टियाँ थी तो मैं ही उनको बिना बताए चली आई। असल में मुझे पता नहीं था कि हाँ, आप मेरी माँ के रूप में आ चुकी हैं। आप परेशान ना हो, मैं अभी चली जाती हूँ। बेटी के मुंह से यह सुनकर प्राची के पिता छटपटा उठे। उनके मन की पीड़ा उनके चेहरे पर झलक आई। वो बोले, इतनी रात में तू कहाँ जाएगी? चल, मैं किसी होटल में तुझे छोड़कर आता हूँ। पापा, आप जाकर खाना खाइए, मैं जाती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो बाहर आ गई। गेट से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर उसे एक ऑटो मिल गया, जिसे पकड़कर वो बस अड्डे आ गई, जहाँ से उसने मेरठ जाने की बस पकड़ ली। प्राची को आज वो दिन याद आ रहा था जब उसने पापा का हाथ पकड़कर अपनी बोर्डिंग स्कूल में कदम रखा था। फिर पापा जब हॉस्टल में उसे छोड़कर लौटने लगे तो वो कितना रोई थी। उनके हर उठते कदम के साथ उसे उम्मीद होती कि वो दौड़कर लौट आएंगे और उसे गोद में उठाकर अपने साथ वापस ले जाएंगे। मम्मी भी आएगी और उसे अपने सीने से लगा लेगी, पर उन दोनों में से कोई नहीं आया। और बढ़ते समय के साथ ही 7 साल की वो बच्ची अब 20 साल की नवयुवन बन गई। मम्मी नहीं आई, पर अब वही उनके पास जा रही है। पता नहीं वहाँ उसके लिए कैसे हालात प्रतीक्षा कर रहे हैं। मम्मी शुरू में साल में 2 बार कार्ड भेजती थी, इसलिए प्राची को उनका पता
पूरी तरह याद था। घर खोजने में उसे कठिनाई नहीं हुई। ऑटो वाले ने आवास विकास कॉलोनी के ठीक 14 नंबर के सामने ले जाकर ऑटो रोक दिया तो अंदर कदम रखते ही प्राची के मन में पहला सवाल आया कि क्या मम्मी उसे पहचान पाएगी। पापा तो 2-4 महीने में मिल भी आते थे, उसे धीरे धीरे बढ़ते भी देखा है, पर मम्मी ने तो इन 13 सालों में उसे देखा ही नहीं। ये सोचते हुए वो बरामदे की सीढ़ियों तक आ गई। तभी दरवाजे का पर्दा हटाकर एक औरत बाहर आई। 13 बरस हो गए थे, लेकिन फिर भी प्राची को पहचानने में देर ना लगी। अनजाने में ही उसके मुंह से निकल पड़ा, मम्मी। माँ संसार का सबसे निकटतम रिश्ता, जिसके शरीर को निचोड़कर ही उसका ये शरीर बना है। उसका मन कर रहा था कि माँ से लिपट जाए, लेकिन उसकी माँ नहीं पहचान पाई। वो सहम कर खड़ी हो गई तो अपने आंसू रोक प्राची रुंधे गले से बोली, माँ, मैं प्राची हूँ। अपने सामने अपनी प्रतिमूर्ति को देखकर उसकी माँ सिहर उठी, फिर दोनों बाहों में भरकर उसे चूमा। प्राची, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। माँ का इतना प्यार देखकर प्राची का एक पल में सारा संसार सुनहरा हो गया। माँ कभी बच्चों से दूर नहीं जा सकती। पापा ने बहुत कुछ किया, पर माँ संसार में सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। इतने दिनों के बाद मेरी याद आई तुझे। उन्होंने फिर चूमा, फिर बोली, चल आ अंदर बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। तो प्राची ने बैग को कंधे से उतारकर नीचे रख दिया और सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि पता नहीं उसका आना बाकी लोगों को कैसा लगेगा। मम्मी अपनी है, पर बाकी से तो कोई रिश्ता नहीं। वो सोच ही रही थी, तभी अंदर से कर्कश आवाज़ आई, अरे 8 बज गए, चाय बनी कि नहीं? बनाती हूँ। प्राची आई है ना, इसलिए देर हो गई। कौन है ये प्राची? सुबह किसी के घर आने का ये समय है क्या? धीरे बोलो, वो सुन लेगी। मेरी बेटी है प्राची। माँ के स्वर में लाचारी और घबराहट थी। तुम्हारी बेटी, वो हॉस्टल वाली ना? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जाने के लिए कह दो उसे। अरे मुझसे मिलने आई होगी, 2-4 दिन रहेगी, फिर चली जाएगी, पर तुम पहले से हल्ला मत करो। मम्मी के शब्दों में अजीब सी याचना और विनती थी। उनकी बातें सुनकर प्राची की आंखों के सामने उजली सुबह स्याह हो गई कि उसको नहीं रखेंगे तो अब क्या करेगी। पापा होटल में रख रहे थे, वो फिर भी अच्छा था, किसी की दया का पात्र तो नहीं बनती। रिजल्ट आने में अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, उसके बाद ही तो वो कहीं नौकरी तलाश कर सकती है, पर तब तक का समय कहाँ गुजारेगी। हॉस्टल खुला होता तो वहीं लौट जाती, कोई छोटा मोटा काम देख लेती। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ ट्रे में चाय रखकर ले आई। पीछे पीछे एक बद्धा जैसा आदमी चाय पीता हुआ आ गया। तभी प्राची की माँ ने कहा, ये महेश जी हैं, मेरे पति। तो मन ही मन प्राची ने सोचा, ये आदमी तो पापा के चपरासी के समान भी नहीं है। उसने बिना कुछ बोले चाय ले ली। तभी उस व्यक्ति ने स्वर को कोमल करते हुए कहा, अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो, हमारे पास ही रहोगी। यह सुनकर प्राची की माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। यही तो मैं कह रही थी, तेरे 2 छोटे भाई भी हैं, अच्छा लगेगा तुझे यहाँ। माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने चाय समाप्त कर प्राची से कहा, चल तेरा कमरा दिखा दूँ तुझे, साथ में ही बाथरूम है, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, भूख लगी होगी। प्राची की माँ बेटी को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आ गई। माँ के बाहर जाते ही उसने अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी छठी इंद्रिय उसे सावधान कर रही थी कि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। नहा धोकर प्राची बाहर आई तो 2 काले कलूटे से लड़के डाइनिंग टेबल पर स्कूल ड्रेस में बैठे थे। प्राची को दोनों एकदम जंगली लगे। उसके पिता नाश्ता कर रहे थे। वो प्राची को ललचाई नज़रों से देखकर बेटों से बोले, बच्चों, ये तुम्हारी दीदी है, अब हमारे साथ ही रहेगी और तुम लोग इससे पढ़ोगे। फिर पत्नी से बोले, सुनो, आज से टीचर की छुट्टी कर देना। टीचर की छुट्टी क्यों? अब इन बच्चों को ये लड़की पढ़ाएगी, 1000 रुपये महीने के बचेंगे तो इसका कुछ तो खर्चा निकलेगा। प्राची ने सिर झुका लिया
उसकी माँ लज्जित हो गई। प्राची ने इससे पहले इतने भद्दे ढंग से बात करते किसी को नहीं देखा था। और मम्मी ये सब झेल रही है, जबकि यही मम्मी पापा का जरा सा गर्म मिजाज नहीं झेल सकी और इस बेवकूफ़ के आगे नाच रही है। उनकी जरा सी जिद पर चिढ़ जाती थी और अब इन दोनों जंगली बच्चों को झेल रही है और चेहरे पर सिकन तक नहीं, जबकि पापा की नाक में इसने दम कर दिया था। एक खटारा सी मारुति में दोनों बेटों को लेकर उसके पिता वहाँ से चले गए तो प्राची की माँ ने कहा, तो लंबी छुट्टी में कैंप में जाती थी ना, इस बार क्या हुआ? तो प्राची ने कहा, काम रद्द हो गया। जहाँ जाना था वहाँ नक्सलवादी उपद्रव मचा रहे हैं। पापा के पास नहीं गई क्या? माँ ने पूछा तो प्राची को लगा कि हर समय सही बात कहना भी मूर्खता है, इसलिए वो बोली, नहीं अभी नहीं गई। तूने कब से अपने पापा को नहीं देखा? क्या मतलब है? दूसरे तीसरे महीने हम मिलते रहते हैं। ये सब जानकर उसकी माँ बुझ सी गई। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अब तू अपने पापा के साथ रह सकती है। ये सुन प्राची ने सीधे माँ की आंखों में देखा और पूछ बैठी, क्यों? तो माँ की नज़रें झुक गई। उन्होंने मुंह नीचा कर टेबल से धूल हटाते हुए कहा, मेरा मतलब पढ़ाई तो पूरी हो गई, तुम्हारे लिए रिश्ता देखना चाहिए। प्राची के मन में कई बातें कहने की इच्छा हुई कि तुम तो अपनी बच्ची को एक झटके में छोड़कर चली आई थी और फिर इन 13 सालों में पलटकर भी नहीं देखा। अब बेटी के रिश्ते की चिंता होने लगी, पर फिर अपने को संभाला। सोचने लगी कि इस समय उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। आगे के लिए बैठकर सोचने के लिए एक आश्रय तो होना चाहिए, इसलिए वो चुप ही रही। इसके बाद उसकी माँ ने बातचीत चालू रखने का प्रयास तो किया, पर सफल नहीं हो पाई। प्राची उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने पापा को याद करने लगी। वो सारा दोष पापा को नहीं दे रही थी। ढलती उम्र में स्त्री अकेली रह लेती है, पर आदमी के लिए रहना कठिन है और कुछ सीमा तक असहाय हो जाता है। पापा का दोष बस इतना है कि अपनी पत्नी से बेटी की बात छुपाई और बेटी से अपनी दूसरी शादी की, वरना पापा ने पैसों से कभी हाथ नहीं खींचा। वो 100 मांगती तो पापा ने 500 दिए। साल में कई बार मिलते रहे। उसकी पढ़ाई की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने दी। उनका व्यवहार सही सलामत है। उनके उठने बैठने बोलने में शिक्षा और सभ्यता साफ झलकती है। अभी इस समय प्राची को अपनी माँ की हालत पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही झेलना पड़ेगा। रात को सोने से पहले प्राची ने टेलीविज़न चलाना चाहा तो मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, महेश जी को टेलीविज़न का शोर एकदम पसंद नहीं, इसलिए जब तक वे घर में रहते हैं हम टीवी नहीं चलाते। वो क्या है ना कि वो फैक्ट्री के शोर में दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। माँ के मुंह से ये सुनकर प्राची तुरंत समझ गई कि टीवी चलाने के लिए इस घर में महेश की आज्ञा चाहिए। अब उसे यहाँ आना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल लग रही थी। अब सही सलामत यहाँ से निकल सके तो अपने जीवन को धन्य समझेगी, लेकिन फिर जाएगी कहाँ? वो ये सोच ही रही थी कि तभी महेश जी उस कमरे में आ गई और बुरी नज़र से उसे घूरने लगी। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी प्राची ने एक जोरदार पैर से धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। वो लड़खड़ाते हुए उठ ही रहा था कि तभी प्राची पूरी ताकत से उस पर लात गुस्से बरसाने लगी तो महेश जान बचाने को चीखने लगा। तभी प्राची की माँ दौड़कर आई तो प्राची ने जोर से उसे सुनाकर अपने पिता की तारीफ करते हुए कहा, थैंक यू पापा, पैसे की परवाह न करते हुए आपने मुझे एक अच्छे कॉलेज में शिक्षा दिलवाई, नहीं तो मैं आज अपने आप को नहीं बचा पाती। यह सुन प्राची की माँ रोते रोते हाथ जोड़ने लगी। बस कर प्राची, माफ़ कर दे, उनके मुंह से खून बह रहे हैं। मम्मी, ऐसे कुत्तों को जीने का हक ही नहीं होना चाहिए। दांत पीसकर उसने कहा, बेटी मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कर दे। बस करो माँ, आपके छोटे बच्चों से पहले आपके एक बेटी भी है जिसकी इज्जत को आपने दांव पर लगा दिया। वो बोल रही थी कि तभी महेश मौका देखकर वहाँ से भाग गया।
प्राची की माँ प्राची का हाथ पकड़कर उसे समझाने का प्रयास करने लगी तो प्राची जोर से चीख पड़ी, रुको, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मेरे पापा का जीना तुमने मुश्किल कर दिया था। अच्छा हुआ तुम्हारा तलाक हो गया, क्योंकि तुम उस सुख भरे जीवन में रहने के लायक ही नहीं थी। नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है। आज से मैं तुम्हारे साथ अपने जन्म का रिश्ता तोड़ती हूँ। प्राची, मेरी बात तो सुन बेटा, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो अब अपने शरीर से भी घृणा आ रही है कि तुम्हारे शरीर से मेरा जन्म हुआ। तुम वास्तव में एक गिरी हुई औरत हो और तुम्हारी जगह यही है। मम्मी बेबस खड़ी देखती रही। उसे मम्मी से भी घृणा हो गई। दिमाग में ज्वालामुखी फट रहा था। उसने जल्दी जल्दी सामान समेट बैग में डाला। जो छूट गया वो छूट गया और घर से निकल पड़ी और टैक्सी पकड़कर सीधे स्टेशन पहुंच गई। वो इतनी जल्दी और हड़बड़ी में थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है। वो तो भला हो कंडक्टर का जो उसको जगह दे दी। रात भर प्राची बड़ी चैन की नींद सोई। जब आँख खुली तो सुबह हो आई थी। सामने एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा था। पति न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और पत्नी कोई धार्मिक किताबें। प्राची ने बिस्तर समेटकर ऊपर डाल दिया, फिर सीट उठाकर आराम से बैठी और अपनी चिंता के बारे में सोचने लगी कि अब स्टेशन पर उतरकर वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं। अकेली लड़की होकर होटल में रहे ये उचित नहीं है और इतने पैसे भी नहीं कि महीना भर होटल में रह सके। पापा से कहेगी तो वे तुरंत पैसे भेज देंगे और एक बार भी नहीं पूछेंगे कि इतने पैसे का क्या करेगी। इतना विश्वास तो पापा के ऊपर आज भी है उसे, पर ये उसका भविष्य नहीं है और ना ही समस्या का समाधान। उसे अपने बारे में कुछ तो ठोस सोचना ही पड़ेगा। जब तक पापा की शादी की बात पता नहीं थी तब तक बात और थी, पर अब उनकी असलियत को जान लेने के बाद वो भला किस मुँह से पैसे मांगे। अब तो एक ही रास्ता हो सकता है कि उल्टे पैर वो इंदौर लौट जाए। वहाँ इंदौर में जान पहचान की कई सहेली हैं, कोई कुछ तो जुगाड़ कर ही देगी। ज़्यादा नहीं हो सका तो एक छत और भरपेट खाने का हिसाब बन ही जाएगा। थोड़ा समय लगे तो कोई बात नहीं, वहाँ पापा हैं, वो भी कुछ उपाय करेंगे ही। बेटी को रोड पर तो नहीं छोड़ेंगे। ये सब सोचकर उसने मन बना लिया कि वो उल्टे पर इंदौर लौट जाएगी। बेटी कहाँ जाओगी? उस बुजुर्ग महिला ने पूछा। जी बोकारो, प्राची ने कहा तो उसके शांत सौम्य उत्तर से वे दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। बोकारो में कहाँ रहती हो? अब प्राची को थोड़ा सतर्क होकर बोलना पड़ा। जी पहले कभी नहीं आई, कल एक इंटरव्यू है। इस बार सजन बोले। हाँ हाँ बेटा, टाटा कंपनी में काफ़ी लोग लिए जा रहे हैं। तुम नई हो, कहाँ रुकोगी? यहाँ किसी अच्छे होटल या गेस्ट हाउस का पता है आपके पास? प्राची ने पूछा तो बुजुर्ग सज्जन ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, बेटी होटल तो इस शहर में बहुत हैं, अच्छे भी हैं, पर तुम अकेली लड़की, तुम्हारा होटल में रहना ठीक होगा क्या? समय अच्छा नहीं है। तभी बुजुर्ग महिला ने समर्थन किया। नहीं बेटी, एकदम अकेले होटल में रात बिताना ठीक नहीं होगा। पर माँ जी, मेरी तो यहाँ कोई जान पहचान भी नहीं है, क्या करूँ? एक काम करो बेटा, तुम हमारे घर चलो। आपके घर? प्राची ने आश्चर्य से कहा तो अम्मा जी बोली, संकोच की कोई बात नहीं बेटा, घर में बस हम दो बुजुर्ग ही रहते हैं, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। कल तुमको इंटरव्यू के लिए हमारा ड्राइवर ले जाएगा। प्राची असमंजस में पड़ गई। देखने में तो पति पत्नी दोनों ही बहुत सज्जन और अच्छे घर के लगते हैं, परिपक्व आयु के भी हैं, चेहरे पर निहिर सरलता भी है। पर जो झटका खाकर यहाँ तक वो पहुँची है, उसके बाद एकदम किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं। आजकल लड़कियों को फंसाकर बेचने का रैकेट भी सक्रिय है। ऐसे में उसका सर तो पहले ही ओखली में फंस चुका है। मुसल की मार पड़े तो पड़ने दो। प्राची ने फैसला लिया कि वो उनके घर ही जाएगी। नौकरी तो करनी है। ये लोग यहाँ के खानदानी रईस लगते हैं। अगर इन लोगों का संपर्क प्रभावशाली लोगों से हुआ तो ये कहकर उसकी नौकरी भी लगवा सकते हैं। तभी कुछ सोचकर प्राची ने कहा, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं होगी? ये सुन बुजुर्ग महिला हंसी और बोली,
बेटी, पहले घर तो चलो, फिर हमारे तकलीफ के बारे में सोचना। हाँ, तुमको संकोच हो इसलिए बता देती हूँ कि हमारे 3 बेटा बेटी हैं। तीनों की शादी हो गई है, तीनों के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और तीनों पूरी तरह अमेरिका और लंदन में स्थायी रूप से बसे हुए हैं। यहाँ हम दोनों और पुराने नौकर चाकर ही रहते हैं। यह सुनकर प्राची का मन भर आया कि अपनों ने भटकने के लिए आधी रात को रास्ते पर ही छोड़ दिया। एक बार भी उसकी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा और यह जीवन में पहली बार मिले कोई रिश्ता नहीं, फिर भी वो उसकी सुरक्षा के लिए कितने चिंतित हैं। ठीक है अम्मा जी, आपके साथ ही चलती हूँ। अम्मा जी शब्द का संबोधन सुनते ही वो बुजुर्ग महिला गदगद हो गई। जीती रहो बेटी, मेरी बड़ी पोती तुम्हारे बराबर ही होगी। तुम मुझे अम्मा जी कहा करो। माता पिता ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। इस बार सच में प्राची को हंसी आ गई। माता पिता, उनका अपना अपना परिवार उनके संस्कार लेने योग्य है या नहीं वो नहीं जानती, पर प्राची ने तो उनसे कुछ नहीं लिया। ये तो अच्छाई है उसके अंदर, चाहे उसे संस्कार ही समझे, पर उसने ये अच्छे परिवेश में अच्छी संस्था की शिक्षा और अनुशासन से पाया है और इसके लिए वो मन ही मन पिता के प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने दोबारा अपना घर बसा लिया है, पर उसके प्रति उनका जो दायित्व और कर्तव्य था उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जबकि उसकी सगी माँ कूड़े की तरह उसको फेंक गई। उसके बाद एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि वो मर गई या जिंदा है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उस बुजुर्ग महिला ने कहा, आजकल देख रही हूँ कि बच्चे कितने उदंड हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पर क्या करें, झेलना पड़ता है। तुम तो बेटी बहुत ही सभ्य हो। तभी प्राची ने कहा, मैं हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ, वहाँ बहुत ही अनुशासन था, तभी अच्छी शिक्षा पाई है बेटी। कहते हुए वो घर के अंदर दाखिल हो गई। प्राची ने सोचा नहीं था कि उन बुजुर्ग दंपति का घर इतना बड़ा होगा। वो उनका भव्य मकान देखकर चकित रह गई, जो एकदम महल जैसा था। प्राची ने कहा, आपका घर तो बहुत अच्छा है अम्मा जी। बेटा सोचा था कि बच्चे यहाँ शहर में रहेंगे तो हम भी यहाँ आते जाते रहेंगे, पर सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। प्राची समझ गई कि अनजाने में उसने अम्मा जी की दुख भरी रग पर हाथ रख दिया है। जल्दी से उसने बात पलटी, आते तो होंगे आपके पास। हाँ आते तो हैं, पर उनके पास समय बहुत कम है। फिर कुछ सोचकर अम्मा जी बोली, बेटी अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम प्राची है। सुंदर नाम है, पर घर का और कोई छोटा नाम। ये सुनकर प्राची के आंसू आ गए कि माँ बाप ने उसे कभी अपने पास रखा ही नहीं जो उसका दूसरा नाम रखते। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी नहीं, मेरा बस एक ही नाम है प्राची। अच्छा बेटा, यही अच्छा है, मैं तुम्हें प्राची ही कहूँगी। प्राची मन ही मन हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवन भर के लिए उनके पास रहने आई है। दोपहर में खाना खाने के बाद प्राची अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि यहाँ इस सज्जन दंपति के संरक्षण में वो पूरी तरह सुरक्षित है। जीवन में इतनी स्नेह ममता भी उसको कभी नहीं मिली, पर यह ठिकाना भी कितने दिन का ये पता नहीं। अब तक तो उसने हॉस्टल का जीवन काटा था। सामान्य जीवन में अभी अभी पैर रखे। जिन परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ा वो बहुत ही भयानक था। एक घर में प्रवेश नहीं मिला, दूसरे घर में प्रवेश का इतना बड़ा मूल्य मांगा कि उसकी आत्मा ही कांप उठी। माँ संसार में सबसे ज़्यादा अपनी और अच्छी साथी होती है, पर यहाँ तो उसकी माँ ने ही उसे ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। पापा फिर भी उसके लिए सोचते हैं, पर विवश है, कुछ कर नहीं पाए। फिर भी पूरी आर्थिक सहायता उन्होंने ही दी है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम कहाँ रखेगी। ये घर, ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। इंसानियत से जो विश्वास उठ गया था, इनको देखकर वो विश्वास फिर से लौट रहा था, पर यहाँ भी वो कब तक टिकेगी। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद यह उसको आश्रय देंगे या नहीं, ये नहीं समझ पा रही थी। उसने बाहर आकर देखा तो बरामदे में दोनों बुजुर्ग दंपति बैठे थे। उसे देख अम्मा जी ने कहा, आओ बेटी बैठो, चाय आ रही है। मैं कम्मों को तुम्हारे पास ही भेज रही थी। तो प्राची एक कुर्सी खिसकाकर
उनके पास बैठ गई। तभी बाबूजी ने चाय का कप उठाते हुए कहा, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, कितने बजे है बेटा? यह सुनते ही प्राची का कप छलक गया। उसने सोचा कि अब और नहीं, इनको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इतनी चालाकी उसके अंदर नहीं है कि इतनी बड़ी बात छुपा ले। मन और मस्तिष्क पर अपराध बोध का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो बिटिया। अम्मा जी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरा यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। ये सुन दोनों बुजुर्ग दंपति चौंक गए। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी गाड़ी पकड़ने की? मैं उस जीवन से भाग रही थी जहाँ मेरे सम्मान को भी दांव पर लगा दिया गया था। किसने लगाया? मेरी सगी माँ ने। बेटी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। अम्मा जी ने कहा तो प्राची ने बचपन से लेकर आज तक की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। वो दोनों उसके आप बीती सुन रहे थे। अम्मा जी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने उठकर उसे अपने गले से लगा लिया। इतनी सी उम्र में तूने कितना सहा है बेटी, पर तू चिंता मत कर, शायद हमारा साथ तुमको मिलना था, इसीलिए नीते ने हमें उस गाड़ी में और उसी डब्बे में भेज दिया। कितनी पढ़ी हो? बीएससी फाइनल की परीक्षा दी है अम्मा जी, अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आने के बाद जहाँ भी नौकरी मिलेगी मैं चली जाऊंगी। कहते हुए प्राची की आंखें भर आई। तभी बाबूजी ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, काम की कमी नहीं है यहाँ, मैं ही तुम्हारी नौकरी का प्रबंध कर दूंगा। हर लड़की को स्वावलंबी बनना चाहिए, पर तुम रहोगे हमारे साथ ही। देखो बेटी, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, ऐसे में बड़ों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम दोनों भी बहुत अकेले हैं, अपने बच्चे तो बहुत दूर चले गए हैं, माता पिता की खोज खबर भी नहीं लेते। ऐसे में जवान बच्चे का संरक्षण हमको भी चाहिए। यहाँ इतने काम करने वाले तो हैं, पर अपना कोई रहे तो हमको बहुत बल मिलेगा। अच्छा अम्मा जी, आपकी आज्ञा सिर आँखों पर। इतना कहकर प्राची ने अपने आंसू पोंछ लिए। तभी अम्मा जी ने कहा, चलो 2-4 दिन में तुमको अपने गांव घुमा कर लाती हूँ। तो बाबूजी भी हंसकर बोले, बेटी, तुमको जो भी चाहिए वो बेझिझक बता देना। तो प्राची ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे दिन खुले मन से प्राची अम्मा जी के साथ बातें कर रही थी। कुछ दिन और रहने के बाद अम्मा जी बाबूजी उसे अपने गांव ले गई। गांव परिसर में आकर गाड़ी रुकते ही प्राची की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव में तो उनकी 2 हवेली हैं। प्राची ने मन ही मन सोचा कि ये लोग कितने संपन्न हैं। दुख हुआ उनके बच्चों की सोच पर कि वो यहाँ इतना कुछ छोड़ गई और पराये देश में जाकर चाकरी बजा रहे हैं। अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों को विदेशों में जाकर कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं। यहाँ अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहकर देश की समृद्धि में हाथ बटा सकते थे। कितने असहायों को जीने के रास्ते पर ला सकते थे, कितनों को गरीबी की रेखा से खींचकर ऊपर उठा सकते थे। पर अचानक प्राची के मन में आया कि बाबूजी और अम्मा जी अभी शरीर से स्वस्थ हैं, बस थोड़े अकेलेपन और डिप्रेशन की लपेट में आ गए हैं। उनका जीवन भी तो एक तरह से निरर्थक सा हो गया है। उसे जन कल्याण में समर्पित करके सार्थक बनाया जा सकता है। इसलिए मैं नौकरी ही क्यों करूं? करने के लिए कितना कुछ पड़ा है। उसने फैसला कर लिया कि इन लोगों से बात करेगी। उसने अपना प्रस्ताव अम्मा बाबूजी के सामने रखा तो दोनों बुजुर्ग दंपति सोचने लगे। अम्मा जी ने कहा, बेटी, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, देश व समाज का उपकार भी होगा, पर बेटी हम डरते हैं, तुम्हारी उम्र अभी कम है। आज ना सही, पर कल तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी, तब हम दोनों बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे इतना सब कुछ। तभी बाबूजी ने कहा, हम एक काम करते हैं, यहाँ अनाथ और वृद्धों की सेवा करते हैं। उसके साथ तुमने ये जो महिला कल्याण और लघु उद्योग निःशुल्क शिक्षा केंद्र की योजना बनाई है, उसे अभी रहने दो। नहीं बाबूजी, प्राची बोली, हमारा असली काम तो यही है, कहीं मार खाती तो कहीं विदेश में बिकती असहाय लड़कियों को बचाकर उनको स्वावलंबी बनाकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना, जिसे घर या बाहर उन्हें कोई आंख उठाकर ना देख सके और गरीबी से जूझकर कोई दम ना तोड़ दे। अनाथ और वृद्धों की सेवा सहारा तो हो ही जाएगा। प्राची के मुंह से इतना सुनकर
अम्मा जी हंसी और बोली, उस दिन ट्रेन में तुझे डरी सहमी लड़की के रूप में देखा था, पर आज तुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। तो बाबूजी ने प्राची का सिर हिलाया और बोली, उस दिन अग्नि परीक्षा में तपकर ही तो ये शुद्ध सोना बनी है। इसकी सोच बदली, मनोबल बढ़ा और बुद्धि ने जीवन का नया दरवाजा खोला। प्राची भी अब इन लोगों से सहज हो गई थी। दोनों ही प्राची की बातों से मोहित हो गई। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है बेटी। समय, हालात, मार बहुत कुछ सिखा देता है, अम्मा जी ने कहा। तो प्राची बोली, अभी कुछ दिन पहले तक तो मैं कुछ सोचती ही नहीं थी अम्मा जी। मैं आप लोगों से मिली और जान पहचान के बाद जाकर सोचने जन्म लिया। लेकिन अम्मा जी, आप डरो मत, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तेरी शादी तो मैं ज़रूर करूँगी बेटी, अम्मा जी ने हंसते हुए कहा। तो प्राची बोली, करिए, पर शर्त यही रहेगी कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है, उसे ही हम यहाँ रख लेंगे, अम्मा जी ने कहा। तो पूरे घर के वातावरण में खुशी की लहर दौड़ गई। अब प्राची को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। अम्मा बाबूजी के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।